हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। हम लोग बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और मैंने आपको पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बताया। मैंने बताया इनमें से कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर्स है, कौन सी स्केलर्स है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का फर्क समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम आज की क्लास शुरू कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। अगर तुमने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लेट मी टेल यू कि हमने अभी तक बात करी पोजीशन वेक्टर की, जो क्या बताता है कि पोजीशन क्या है पार्टिकल की, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जब 1D मोशन होगा, वन डायमेंशन में मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, तो पोजीशन किससे डिनोट की जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से। जिस लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसको हम क्या बोल देंगे? एक्स। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? एक्स एक्सिस। और पोजीशन को वन डायमेंशन में या तो सिर्फ x से, या फिर सिर्फ y से, या फिर सिर्फ z से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब आप फाइनली कहां पर पहुंचे माइनस आप इनिशियली जहां पर थे, वो क्या हो गया? आपका चेंज इन पोजीशन, और उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का 1D मोशन में बहुत सिंपल सा आंसर होगा x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 या z2 माइनस z1। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी थी डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए d यूज कर सकते हैं और डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ टेकन। जितना लंबा रास्ता चला है वही डिस्टेंस होगी। ओके, अगर कोई x इक्वल टू x1 इक्वल टू 10 से पहले आगे तक गया, कितना आगे तक? x2 इक्वल टू 30 तक गया, और फिर वहां से थोड़ा सा वापस आया, कहां तक आया? x3 इज इक्वल्स टू 25 तक आया। तो बच्चों इस केस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले कहां पर था? यहां। फाइनली कहां पहुंच गया? यहां। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ +15। ओके, आगे गया वो +15। पर अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस कितना बताओगे? पहले कितना आगे गया? 10 से 30 तक 20 आगे गया, और फिर कितना पीछे आया? 30 से 25 5 पीछे आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 20, 10 से 30 तक का 20 और 30 से 25 का 5। डिस्टेंस है 25। अगर आगे जाते जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, अगर आगे जाके पीछे आए तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी डिक्रीज नहीं होती, चाहे आगे जाओ, आगे जाके पीछे आओ, बैक टू सेम पोजीशन आ जाओ, डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। आप हमेशा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते जाते हो। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद हमने डिस्टेंस पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था एक चीज वेलोसिटी, जिसके हमने दो फॉर्मूले लिखे, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कांस्टेंट या एवरेज के लिए होगा, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी बोल सकते हैं। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगर वन डायमेंशन मोशन होगा, वन डायमेंशन की वैल्यू इधर लिख रहा हूं, वन डायमेंशन मोशन होगा तो वेलोसिटी को आप सिंपली क्या लिखोगे? dx/dt। वन डायमेंशन में कई बार वेक्टर नहीं लगाते, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी आई तो आगे जा रहा है और नेगेटिव वेलोसिटी आई तो पार्टिकल पीछे जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाते। वन डायमेंशन में कई बार बच्चों वेक्टर्स नहीं लगाते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना। और लास्ट चीज हमने पढ़ी थी स्पीड
स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी एवरेज वैल्यू इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वैल्यू जैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वेलोसिटी की, ऐसे ही स्पीड की क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज सेम होती हैं, बस क्या फर्क है, ये स्केलर क्वांटिटी है तो dr बाई dt का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इसको, ओके, dr बाई dt का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी और स्पीड में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी, एवरेज वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इतनी बात करी थी अभी तक हमने, और अब हमें पांचवी और लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमें इस चैप्टर में चाहिए, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों डेफिनेशन तो याद कर लोगे, डेफिनेशन सबको समझ में आती है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, उसका मीनिंग समझना है कि एक्सेलरेशन हमको क्या बताता है कि वेलोसिटी किस तेजी से चेंज हो रही है। जैसे वेलोसिटी क्या बताती है कि पोजीशन किस तेजी से चेंज हो रही है। आपकी पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो आप तेज भाग रहे हो, आपकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रही है तो आप धीरे भाग रहे हो। लेकिन एक्सेलरेशन क्या बताता है कि आपके भागने की जो स्पीड है वो टाइम के साथ बढ़ रही है या घट रही है। आपने अभी रेस शुरू करी है या आप ऑलरेडी थक रहे हो। अगर थक रहे हो तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? तो एक्सेलरेशन जो है वो कैसे डिफाइंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो dv बाई dt। अब हम कई बार बात कर चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस के लिए हमें छोटी वैल्यूज लेनी होती है, उसी मोमेंट की वैल्यूज चाहिए होती है। इंस्टेंटेनियस के लिए dv बाई dt। और अगर एवरेज वैल्यू चाहिए, एवरेज मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एवरेज और कांस्टेंट दोनों ही केस में अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर होंगी। तो कांस्टेंट तो वो चीज होती है जो चेंज ही नहीं हो रही। तो अगर एक्सेलरेशन एवरेज है या कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितना चेंज वेलोसिटी में हुआ, कितने सेकंड्स में, यानी हर सेकंड कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए। और एवरेज के लिए सेम चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी ये रहा, और किससे डिवाइड किया, टाइम से डिवाइड किया। और एक्सेलरेशन की यूनिट हमेशा क्या आएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट जो भी वेलोसिटी की यूनिट है, यूजुअली ऐसा यूनिट लेते हैं तो मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय किसकी यूनिट, टाइम, तो वो एक और सेकेंड। तो बच्चों एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको किसी चीज का एक्सेलरेशन पता है तो आपको क्या पता है, वो तेज चल रही है या धीरे चल रही है। तुम बोलोगे सर हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि वो कितना तेज चल रही है, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वो कितना तेज चलने वाली है। समझ रहे हो या नहीं, बात को समझे। अगर किसी चीज की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वो तेज चल रही है, और अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो अभी तेजी बढ़ा रही है अपनी, अभी भले ही स्लो हो, थोड़ी देर बाद तेजी से चलने लग जाएगी। आई बात समझ में? एक कार जो हाईवे पर चल रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन एक कार जो अभी अभी अपनी रेस शुरू करी है
अभी अभी सीटी बजी है और बस एक्सेलरेटर दबाया है ड्राइवर ने, उसकी वेलोसिटी भले ही कम हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन हाई है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो चलती हुई कार, तेजी से चलती हुई कार की वेलोसिटी हाई है, पर जो कार तेजी से स्पीड बढ़ा रही है या तेजी से स्पीड घटा रही है उसका एक्सेलरेशन हाई है। आई बात समझ में? तो इसी को आज पढ़ना है। ये सब हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तुमको वो नोट्स देख लेने चाहिए। नहीं देखने का मन तो इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम ये शुरू कर रहे हैं। बच्चों वीडियो पॉज करो, नोट्स लिखो। नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। ओके, नोट्स नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, चाहे कितना भी अच्छा समझ में आए धीरे धीरे भूल जाओगे और वहीं पे सारी प्रॉब्लम है। भूल गए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ लेते हैं, फील ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो बाद में कर लेंगे। अगर हमारे पास एक कार है, ठीक है, वो हाईवे वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। एक कार है जो बहुत हाई वेलोसिटी पर चल रही है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड कम नहीं होती, एक सेकेंड में कार 20 मीटर ट्रैवल कर रही है। एक सेकेंड सोचते हो कितना छोटा सा है, 20 मीटर चली गई आगे। उसेन बोल्ट की डबल स्पीड पे चल रही है कार। उसेन बोल्ट 10 मीटर पर सेकेंड दौड़ता है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तुम बोलोगे सर वेक्टर नहीं लगाया। वेलोसिटी में कब वेक्टर कभी नहीं लगाते? जब वो वन डायमेंशन में हो रही हो। कई बार लोग वेक्टर्स नहीं लगाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब आगे जा रही है, नेगेटिव मतलब पीछे जा रही है ये वेक्टर ही। इसकी डायरेक्शन की जगह प्लस माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। वैसे अगर प्रॉपरली लिखना हो तो वेलोसिटी वेक्टर इज 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। बट बच्चों मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ज्यादातर बुक्स में आप देखोगे वेलोसिटी के लिए वी यूज कर लेते हैं और बच्चे उससे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तुम बुक में कंफ्यूज हो, उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी कंफ्यूज करूं और उस कंफ्यूजन को क्लियर भी करूं। ओके, तो वेलोसिटी इस कार की है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इस कार का है 0। मैं थोड़ी छोटी कार बनाता हूं, इतनी बड़ी कार कहां ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कार। इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये राइट नाउ यानी इनिशियली t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? सर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज का रेट ऑफ चेंज 0 है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। लेकिन इसी की जगह अगर हम केस 2 देखें, ओके, तो यहां बस फील दिला रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर तुम पहली बार क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो फील आना बहुत जरूरी है एक्सेलरेशन की। दूसरे केस में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी है 0। इस बार ये कार कहां से शुरू कर रही है? रेस्ट से शुरू हो रही है। तो क्या रेस्ट से शुरू हो रही है तो क्या आगे नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया, इसी से समझो कि एक्सेलरेटर बोलते हैं उसको, वेलोसिटाइजर नहीं बोलते। वेलोसिटी नहीं देता वो, एक्सेलरेशन देता है और उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। तो ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया है पूरे जोर से, तो अब क्या होगा? अभी तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 0। पर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चला आपको? बच्चों इस चीज को समझो कि जब एक्सेलरेशन
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर को 2 बार लिख सकते। तो एक्सेलरेशन कितना है कि ये हर सेकेंड, एवरी सेकेंड वेलोसिटी कितनी वैल्यू से इंक्रीज होगी, इससे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हर सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड लिख सकते हैं या नहीं, 1 कहीं भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, एक और सेकेंड बाद वेलोसिटी फर्दर 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और 1 सेकेंड बाद देखें t=3 पर, तो वेलोसिटी बाहर ही निकल जाएगी और वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कार विच हैज अ हाई वेलोसिटी वर्सेस बिटवीन अ कार विच हैज अ हाई एक्सेलरेशन। अगर एक लंबी रेस है तो कौन जीतेगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है या जिसका एक्सेलरेशन? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हमेशा जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है वही जीतेगा, क्योंकि जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और कभी ना कभी उसकी वेलोसिटी दूसरे के बराबर हो जाएगी। और जिस दिन इसकी वेलोसिटी उसके बराबर हो गई उस दिन ये गैप कवर करने लग जाएगा, क्योंकि अगले ही मोमेंट पीछे वाले की वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगी, और जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इनके बीच का गैप कम होने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये वाली कार आगे निकल जाएगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन ये कार 1, 2, 3, 4, 5 इवेंचुअली इसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो ये उसको कैच करना शुरू कर देगी और इवेंचुअली कैच करके उससे आगे भी निकल जाएगी। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डिफरेंस एकदम दिमाग में क्लियर रखो। अगर वेलोसिटी ज़्यादा गिवन है तो इसका मतलब करेंटली कोई ऑब्जेक्ट तेजी से चल रहा है, पर अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गेन कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर रहा है। जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन होती जाएगी। समझ में आई बात? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, इसको देख लो, अच्छे से सोच लो, अगर लगे कि भूल सकते हो तो लिख लो, पर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें भूलने दूंगा, क्योंकि हम इसी पर तो बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, और अगर ये नोट लिखना है तो लिख लो पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं तो नाउ वी नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग सम फॉर्मूला, सम इक्वेशन। अब हमें 5 फिजिकल क्वांटिटीज पता है और हमें उनके बीच रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि रिलेशंस पता होंगे तभी एक की वैल्यू से दूसरे की वैल्यू तक जा पाओगे। जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इनमें से कुछ क्वांटिटीज की वैल्यू गिवन होती है और कुछ क्वांटिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी गिवन होगी तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, टाइम गिवन होगा तो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस निकालना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको? कुछ इक्वेशन। कहां से आएंगी इक्वेशन? इसी स्क्रीन से आएंगी। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? v इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो अब हम जो इक्वेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं उनमें हमने क्या अजम्पशन ले रखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो या तो एवरेज गिवन है या फिर वो कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये सारी इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहेंगी। तो कंडीशन ये है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन
derive equation of motion। हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन गिवन है। तो अगर एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी गिवन है और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वी विल गेट ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। यू को उधर ले गए तो इट विल बिकम v इक्वल्स टू v अकेला रह जाएगा और सामने की तरफ क्या आ जाएगा u प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां पर v क्या होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन a क्या होता है एक्सेलरेशन और t क्या होता है टाइम स्पेंट। ओके कितनी देर तक ये मोशन हुआ वो होता है t। समझ में आया? तो अगर आपको क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही काम की इक्वेशन है, लेकिन ये अकेली काम की इक्वेशन नहीं है, हमारे पास और भी इक्वेशन। ठीक है, दूसरी काम की इक्वेशन है हमारी डिस्प्लेसमेंट की। तो तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर सडनली आपने डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी इनटू टाइम हटा के कुछ और ही इक्वेशन बना दी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बड़ा कंफ्यूजन है, कब सिंपल वाली इक्वेशन यूज करनी है और कब वो कॉम्प्लिकेटेड वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो उस चीज को क्लियर कर लो, अच्छे से क्लियर कर लो। ये जो वेलोसिटी इनटू टाइम है ना, बचपन से जो तुम पढ़ते आ रहे हो, ये तभी वैलिड है जब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो या फिर एवरेज वेलोसिटी गिवन हो। समझ में आया? जो सिंपल वाले फॉर्मूले थे वो एवरेज और कांस्टेंट वैल्यूज के लिए थे, लेकिन अब हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है इसका मतलब ही वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कौन सी लेनी पड़ेगी एवरेज। और ये चीज ध्यान रखो कि एवरेज क्या होती है वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2। एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी आएगी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई तुम्हारे एवरेज मार्क्स कितने हैं, इसमें इतने आए इसमें इतने आए, एवरेज कितने हैं, तो तुम दोनों जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे। अगर 3 वैल्यूज है तो तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दोगे। अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों को जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर दोगे। वो तुम अपनी एवरेज मार्क्स बताओगे। तो बिल्कुल ऐसे ही दो वेलोसिटीज हैं, एवरेज निकालना है तो u प्लस वी बाई 2। ये हमेशा वैलिड नहीं है, लेकिन जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। ओके, अगर एक्सेलरेशन कुछ रैंडम वैल्यू है, बार बार चेंज हो रहा है, झटके से वेलोसिटीज चेंज हो रही है, सडनली 50 थी फिर एकदम से 30 हो गई, तो फिर एवरेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो कि रियल लाइफ में ज्यादातर केसेस में होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की जगह क्या लेना है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लगाना है इनिशियल प्लस फाइनल बटे 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ओके, दिस इनटू टाइम। अब सोचो इसके आगे क्या करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2। और हमने ऊपर क्या सीखा है कि v की जगह क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो लिख दिया बच्चों। v की जगह क्या लिख दिया u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। ये क्या बन जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2।
बच्चों इसको जैसे ही ओपन करेंगे, देखना ध्यान से, तो ये बन जाएगा 2ut² प्लस at² बाई 2। अब दिखाई लग गया क्या होने वाला है? ये दिखाई दे गया तुमको? क्या दिखाई दिया? जैसे ही मैं ओपन करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, उधर एक हाफ बच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का हमेशा हमेशा के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ at²। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम से कब निकालना है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या एवरेज गिवन हो। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट या एवरेज नहीं गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? s = ut प्लस हाफ at²। समझ में आई बात? ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और एक और इक्वेशन रह गई बस, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लिख के बैठे हैं v माइनस u अपॉन t, और डिस्प्लेसमेंट हम लिख के बैठे हैं u प्लस v/2 इंटू टी। बच्चों अगर दोनों इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए a.s, तो अगर LHS मल्टीप्लाई करोगे तो RHS भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट u प्लस v/2 इंटू टी। टी से t कट गया और फिर डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमेशा होता है a² माइनस b²/2 इज इक्वल्स टू a.s। तो बच्चों ये 2 इधर आ जाएगा, जब ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा 2as, और ये हो गया v² माइनस u², और ये हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², एंड थर्ड वन v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो हमें कुछ वेरिएबल्स के बीच रिलेशन मिल गए। अब इनमें से 2 वेरिएबल पता होंगे तो तीसरा निकाल लेंगे, 3 पता होंगे तो चौथा निकाल लेंगे, और कभी कभी एक ही पता होगा तो बाकी दोनों वेरिएबल्स के बीच रिलेशन निकाल लेंगे। बहरहाल ये 3 इक्वेशन जो हैं ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इनको कलेक्टिवली बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, और इनको यूज करना हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं स्क्रीन दे रहा हूं, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, लिख लिया होगा आपने इन तीनों इक्वेशंस को पॉज करके। आप बहुत समझदार हो, और बहुत समझदार हो तो आप ये समझते हो कि इक्वेशन डिराइव करना एक काम है और उनको यूज करना सीखना दूसरा। तो हमको दूसरे काम में ज्यादा इंटरेस्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशनल मोशन। बोलोगे सर 1 डायमेंशन के लिए क्या चेंज हो जाएंगे? रूल्स चेंज नहीं होंगे, पर मैं क्या बोल रहा हूं कि लिखने का तरीका चेंज कर रखा है ज्यादातर लोगों ने। ज्यादातर लोग 1 डायमेंशनल के लिए इक्वेशन को सिंपली v इज इक्वल्स टू u प्लस at लिखते हैं, वो वेक्टर नहीं लगाते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्सेलरेशन नहीं रहा या ये वेलोसिटी नहीं रही, इसका सिर्फ ये मतलब है कि इन तीनों में डायरेक्शन i कैप j कैप लिखने की बजाय हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव मतलब आगे और निगेटिव मतलब पीछे। अगर y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव मतलब ऊपर और निगेटिव मतलब नीचे, बस। ठीक है, तो है ये भी वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 1 डायमेंशनल मोशन के लिए v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ऑन थर्ड वन
v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। इनके अलावा भी कुछ काम की वैल्यूज रहती है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था क्या, कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वो तो हमारा मेन हाइपोथेसिस है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी आएगी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ठीक है, क्या इसको याद रखना जरूरी है बच्चों? याद रख लो, नहीं तो हमने प्रूव किया था उसको देख लो। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, आप पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, फिर उसे टोटल टाइम से डिवाइड करते हो, आएगा उससे भी सही। पर अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो टाइम बच रहा है, टाइम की बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो एक और ऐसे ही अगर कोई पूछे कि 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो तुम बोलोगे सर टाइम की वैल्यू 10 डाल दो, सही बात है। अगर कोई पूछे 15 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बोले सर इसी इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 15 डाल देना, वो भी आ जाएगा। अब अगर डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड्स भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू 9 डाल देंगे। तो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, तो तुमको समझ में आता है कि ये क्या बोल गया मैं बोलना चाह रहा हूं, तुम अपने ऊपर सोचो कि मान लो तुम्हारी एज 16 साल है, तो मान लो 16 साल में तुम्हारी हाइट कितनी इंक्रीज हुई? तुमने कैलकुलेट करके बताया सर 5 फुट 3 इंच। 16 साल में तुम्हारी हाइट कितनी इंक्रीज हुई? तुमने कैलकुलेट करके बताया सर 5 फुट 3 इंच। ओके, 5 फुट 3 इंच। और अब मैंने बोला कि 15 साल तक तुम्हारी हाइट कितनी इंक्रीज हुई थी? तो तुमने बोला सर तब तो 5 फुट ही थी मेरी। तो इसका मतलब 16वें साल में 16th ईयर में तुम्हारी हाइट कितनी इंक्रीज हुई? तो सर 15 साल के एंड में थी 5 फीट और 16 साल के एंड में है 5 फीट 3 इंच। तो आई थिंक 16वें साल में मेरी हाइट 3 इंच बढ़ी। तो तुमने क्या किया? मनी मन माइनस किया कि नहीं किया? तो बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड्स। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट अगर 10वें सेकेंड का निकालना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में टोटल जो हुआ माइनस 9 सेकेंड में टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो आंसर होगा। तो इस लॉजिक से अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कैलकुलेट करना है, nth बच्चों परेशान मत होना, 10वें की जगह nth बोल दिया। nth मतलब 10, n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकालना है। nth मतलब nthवां सेकेंड जो nthवां सेकेंड जो होता है। ठीक है, तो nth सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। क्या ये बात समझ में आई? 10वें हिस्से का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 10 सेकेंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकेंड तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, दैट विल गिव यू द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी ut, t की वैल्यू n प्लस हाफ a t की वैल्यू n स्क्वायर। ये n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकाला माइनस n-1 में डिस्प्लेसमेंट इन n- सेकेंड ut, t की जगह n-1। बच्चों ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ओके, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। समझ में आया? और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो u के साथ आ जाएगा n-1 और हाफ a के साथ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस
n-1 का होल स्क्वायर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा u इंटू n-n+1, देख लेना माइनस हो गया, वो साइन चेंज हो गया ब्रैकेट के अंदर के, और ये हो जाएगा हाफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसे देखने से काम नहीं चलेगा, हाथ चला के ये वाला प्रूफ खुद से रफ में करना पड़ेगा, तभी याद रहेगा और तभी समझ आएगी कि हम क्या कह रहे थे। हाफ a इसको जोड़ के हो जाएगा 2n-1, और ये n से n कट के हो जाएगा सिर्फ 1, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी n से n कट गया। तो दूसरा फॉर्मूला जिसका मैंने प्रूफ क्लियर लिख दिया है तुम्हारे सामने, तो जो लोग अच्छे बच्चे हैं मेरे वो इस प्रूफ को भी नोट डाउन ज़रूर करेंगे। ठीक है, ठीक है, आलस नहीं दिखाएंगे, प्रूफ को भी नोट डाउन ज़रूर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का क्या फॉर्मूला आया? पहले तो कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1, और उसके बाद फॉर्मूला है u प्लस हाफ a 2n-1। बच्चों ऑनेस्टली बताऊं, इस फॉर्मूले को मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। ये मैंने सिर्फ इसलिए कराया कि आपका कोई टीचर या आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ ले तो आपने सुना हुआ हो, क्योंकि मुझे इसको याद रखने से ज़्यादा आसान लगता है कि अगर कोई पूछे कि भाई आपकी कार चल रही है, चौथे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैं 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा और उसमें से 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूंगा। मुझे वो तरीका आसान लगता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो फटाफट। ये 3, 4, 5 इक्वेशन कर ली हमने, 3 हमने डिराइव करी थी, उन्हीं 3 को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दोनों तो एक्स्ट्रा है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो पॉज करके और आगे बढ़ते हैं, इन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई, तीसरी क्लास है आज और अभी तक थ्योरी ही चल रही थी। अच्छा, तीसरी क्लास नहीं है एक्चुअली, मैं एक ही क्लास को कई बार 2 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, जब मुझे लगता है ना कि लेंदी हो रही है ज़्यादा, तो मैं वहीं पर ब्रेक करके दूसरी वीडियो शुरू कर देता हूँ। तो एनीवे, ये लिख लो। अब हम इस पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा मोरल बूस्टर। पहला क्वेश्चन हमेशा मोरल बूस्टर होना चाहिए। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration of 4 meter per second square. Okay, A part, calculate its velocity after 5 seconds. तो कुछ लोग यहाँ पे एकदम से खुश होके, अरे ये तो ओरली आता है सर, हमको फटाक से आंसर बोल देंगे। बहुत अच्छी बात है, वेट करो अपनी टर्न का, तुम्हारा नंबर भी आएगा। दूसरा, कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10 seconds. And C part, calculate its displacement in 10th second. ओके, 3 पार्ट है। मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग बिना मेरा सॉल्यूशन देखे खुद से ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कर दोगे ना? खुद से ही सॉल्व कर दोगे, मेरी ज़रूरत नहीं है तुमको। पॉज करके खुद से सॉल्व कर दो बच्चों, मौका मिल रहा है आसान क्वेश्चन करने का, है ना? तो क्या क्या चीज़ें गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी है 0। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से शुरू करे, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है? 0। ओके, रेस्ट से शुरू हो रहा है भाई, शुरुआत में चल ही नहीं रही थी। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पहले पार्ट में क्या चीज़ पूछी है? कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी
एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो बच्चों u पता है, a पता है, t पता है और v निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करें? तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए v इक्वल टू u प्लस ए टी में सर ये तीनों पता है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। u कितना है 0, a कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और t कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, 5 4 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आई नो आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, हैप्पी हैप्पी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती है हर सेकेंड। एवरी सेकेंड द स्पीड द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी 4, 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी 8, 3 के बाद 12, 4 के बाद 16 और 5 के बाद 20। आई वॉन्ट यू टू बी दिस कंफर्टेबल विद एक्सेलरेशन कि सर ये सब लिखा बहुत अच्छे, हमें पहले ही पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो आई होप यू विल बिकम दैट कंफर्टेबल विद द 3 इक्वेशन कि इक्वेशन की भी जरूरत ना पड़े। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड के अंत तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा? तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू u कितना है 0, तो टाइम से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसका 0 ही रहेगा। जो क्वांटिटी 0 है उसका किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 रहेगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4 और t कितना है 10 का स्क्वायर। बच्चों डिस्प्लेसमेंट आया 200 मीटर। तुम्हारा भी आ गया 200 मीटर, 2 × 100। लेकिन सबसे जरूरी पार्ट है यहां पर पार्ट सी। पार्ट सी में आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये कितने का डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट इन होल 10 सेकेंड्स, पूरे 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये है। और मुझे निकालना है 10वें सेकेंड में कितनी चली कार, तो मैं क्या निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट इन होल 9 सेकेंड्स, पूरे 9 सेकेंड में ये कितना चल चुकी थी ये निकालूंगा मैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मैं टी की वैल्यू 9 पुट करने वाला हूं। तो ये तो 0 ही है, u तो 0 ही है, उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज 4 और टाइम की वैल्यू 9 का स्क्वायर। तो बच्चे ये आएगा 2 × 81, 81 होता है 162। तो डिस्प्लेसमेंट 9 सेकेंड में कितना हो चुका था? 162 मीटर, और 10 सेकेंड के अंत तक कितना हो चुका था? 200 मीटर। तो 10वें सेकेंड में, मतलब 9 सेकेंड के बाद जो 1 सेकेंड और था उसमें डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड कितना होगा? तो तुमको समझ में आना चाहिए सर टोटल 200 और 162 चल चुका था, तो वी हैव 38 मीटर्स, ठीक है। लास्ट 10वें सेकेंड में ये कितना चला? 38 मीटर्स। आई होप थोड़ा सा फील आई होगी आपको कि हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जा सकती है, दे आर नॉट वेरी टफ। बच्चों फटाफट कॉपी करो इसको, मैं इसको हटाने वाला हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या किया जाए? क्वेश्चन 2 में एक्सेलरेशन नहीं देते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं देते हैं। क्वेश्चन 2 है अ कार पासेस from point A and B with speeds 20 meter per second and 60 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बोल दिया मैंने कि A और B दोनों पॉइंट से एक कार पास कर रही है, और जब पास कर रही है तो A पर उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और B पर कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यूज भी
यही हुई। समझ में आया? इसीलिए समझाना चाह रहा था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कोई स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले कंफ्यूजन नहीं करना है, एक ही बात है, पर एवरेज वैल्यू में बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो कार passes from point A and B with speeds 20 meter per second and 60 meter per second if it moves with constant acceleration, if it moves with constant acceleration, अगर कार constant acceleration से चल रही है and distance between A and B is not given, A और B के बीच distance given नहीं है, then calculate, इसको हटा दूं, calculate speed of the car at the midpoint of A and B, A और B के मिड पॉइंट पर इसकी कार की स्पीड निकालो। ठीक है, तो बच्चों ये ना क्वेश्चन वेरिएबल्स में सॉल्व करने वाला हो गया। पता है क्यों? A पर वेलोसिटी गिवन है u और B पर वेलोसिटी गिवन है v, और ये बोला है कि यहां से वहां तक एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट, और डिस्टेंस गिवन नहीं है। जो चीजें गिवन नहीं होती उनका हम क्या करते हैं? उनको हम मान लेते हैं उनको हम फॉरगिव नहीं करते, उनको हम फॉरगिवन नहीं छोड़ते। जो चीज़ें गिवन नहीं होती है और हमें लगता है ज़रूरत पड़ेगी उनकी हम वैल्यू मान लेते हैं। तो डी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है एस एज्यूम कर लो। नहीं 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 नहीं, डी एज्यूम करता हूँ। उसकी वजह फिर एस को लेके ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस फॉर्मूले वाला एस है या वैल्यू एस, तो इनके बीच की डिस्टेंस मैंने डी एज्यूम कर ली। अच्छा बच्चों, एक्स भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल लेना भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा, राइट। वेरिएबल लेने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि क्या अज्यूम करना है। तो जेनरिकली एक्स एक्सिस पर अगर कोई चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, एक्स मान सकते हैं। अगर दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मानने होते तो एक को x1 दूसरे को x2 मान लेता। ठीक है, ऐसे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी u और v मानना ही ज़रूरी नहीं है, मैं v1 और v2 भी अज्यूम कर सकता था। मुझे पता है v1 कम है, v2 ज़्यादा है। वैल्यूज़ भी यहाँ तो गिवन है दोनों की, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी 60 मीटर पर सेकेंड। चलो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बस ये गिवन है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इनके मिड पॉइंट यानी सी पर जब ये कार निकलेगी उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या किया जाए? तो इस केस में u पता है v1, v पता है v2। किस मोशन के लिए ये वैल्यूज पता है? ये वैल्यूज पता है बच्चों a से b तक के मोशन के लिए, मतलब कंप्लीट मोशन के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है। कंप्लीट मोशन के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या माना है? एक्चुअल में मुझे पता नहीं है, ठीक है, माना है जो भी है, मुझे पता नहीं है। और एक्सेलरेशन भी बच्चों मुझे नहीं पता, बड़े दुख की बात है। अच्छा, अगर A से C तक की बात करें, सर A से C तक की बात क्यों कर रहे हैं भैया? जो वेलोसिटी पता करनी है वो तो मिड पॉइंट की है ना। मिड पॉइंट मतलब ये भी x/2 और वो भी x/2, तो इस पॉइंट पर निकालना है। तो A से C तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? v1। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? ये v, तो मैं इसको v ही लिख रहा हूँ। ओके, या तो v3 लिख सकता हूँ, पर मैं और कंफ्यूजन नहीं चाह रहा, मैं उसको v लिख रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे निकालनी। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, पर अगर ये टोटल डिस्टेंस मैं क्या मान लूँ? x,
तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x/2, और एक्सेलरेशन यहाँ भी नहीं पता है। ओके, तो क्या करना है हमको बच्चों, हमारे दो वेरिएबल हमको परेशान कर रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक एक्सेलरेशन। तो किसी तरह एक में से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। जब दो जगह रिलेशंस पता हो और दो वेरिएबल ना पता हो तो एक की इक्वेशन से वैल्यू निकालनी होती है और दूसरे में वैल्यू पुट करनी होती है। इसी तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो इसमें कौन सी इक्वेशन, UVSA से कौन सी इक्वेशन दिमाग में आती है, फोर्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी, v² = u² प्लस 2as। तो v2² = v1² प्लस 2ax। ठीक है, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे a और x का मल्टीपल की वैल्यू मिल गई, v2² माइनस v1² अपॉन 2। ठीक है, तो हमें कुछ रिलेशन मिल गया पहली इक्वेशन से। अब पेशेंटली दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यूज पुट करो, ये निकालना है। ठीक है, इसमें a से c तक के लिए थर्ड इक्वेशन अगर लगाएं, v² = u² प्लस 2as, तो क्या करना होगा, v की जगह v, यही निकालना है, u की जगह v1 प्लस 2a, s की जगह x/2। तो ये क्या बन गया, v² = v1² प्लस 2 से 2 गया ax, v² = v1² प्लस ax की वैल्यू वो वहां निकाल के बैठे हम, क्या लिख देंगे, v2² माइनस v1² बाय 2। तो v = जब एलसीएम लूंगा तो 2v1² प्लस v2² माइनस v1² अपॉन 2। तो आई थिंक अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, समझ में आ गया तुमको। v की वैल्यू कितनी आई, √ v1² प्लस v2² बाई 2। बताओ, ये तुम अंदाजा मारने वाले थे, किसी हालत में नहीं। कुछ तुक्का उक्का लगाने की कोशिश करते तो दैट प्लस दिस अपॉन 2 करके आंसर कर देते, वो नहीं करना है। ठीक है, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी दोनों का एवरेज नहीं होगी। ओके, तो कैसे निकालना है, इस तरीके से। आंसर हमारे केस में क्या आता, v = √20² प्लस 60² बाई 2। बच्चों 20² 400, 60² 3600, 4000 बाई 2, दैट इज √2000। तो ये हो गया 400 × 5। 400 का रूट होता है 20, √5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमने यहां पर किया डेरिवेशन, जो ये कैलकुलेट किया, इसकी समझ इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन, इसकी समझ आपको आनी चाहिए। ओके, तो इसको ठीक से नोट डाउन करो। सेकंड क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ओके बच्चों, ये समझ में आया, इसको हटा दूं, लिख लिया आपने। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना आ रहा है समझ में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इफ हम अभी तक हर बार पॉजिटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं और चीज़ों की वेलोसिटी बढ़ रही है, पर भाई ड्राइवर लोग ब्रेक भी तो लगाते हैं। हमेशा चीज़ें एक्सेलरेट थोड़ी करती रहती है, फिर तो एक्सीडेंट हो जाते। पहले चीज़ें एक्सेलरेट करती हैं, फिर डिसेलरेट करती हैं। डिसेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। कार आगे जा रही है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो वेलोसिटी किस तरफ बढ़ेगी, पीछे की तरफ। मतलब
आगे की तरफ की वेलोसिटी कम होती जाएगी। समझ में आया? वेलोसिटी में कैसा चेंज आएगा? पीछे की तरफ। वेलोसिटी आगे जा रही है और चेंज पीछे की तरफ है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। अ ड्राइवर is driving a car with the speed 40 meter per second when he saw a dog jump in front of the car. तो ड्राइवर 40 मीटर पर सेकंड पे कार ले जा रहा है, मजे से कार ले जा रहा है, और उसने क्या देखा कि कार के आगे कुत्ता कूद गया। ठीक है, किसकी गलती है? ड्राइवर की या डॉग की? तो हमें नहीं पता, हम अभी डिसाइड करेंगे। अ ड्राइवर is driving a car with speed 40 meter per second when he saw a dog jump in front of the car. ठीक है, if his reflex time की जगह बेटर वर्ड होगा reaction time is 0.5 second and the brakes can provide a retardation। बच्चों रिटार्डेशन है, इस बार एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। हाँ, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैन प्रोवाइड अ रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस in which he can stop the car। ठीक है, वैसे मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, पर इस बार लिखा क्योंकि ना इसकी लैंग्वेज पढ़ के समझ नहीं आता कि रिएक्शन टाइम का क्या यूज है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है रिएक्शन टाइम, उसका क्या यूज है। तो जिन लोगों को पता है शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्व करो। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो। रिएक्शन टाइम का क्या मतलब है? रिएक्शन टाइम का मतलब है कि अगर कार 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है और रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकंड, तो इसका मतलब अगले 0.5 सेकंड में ड्राइवर ब्रेक नहीं मार पाएगा। उसने कुत्ते को देखा और उसको रिएक्ट करने में 0.5 सेकंड लगेंगे, तो 0.5 सेकंड तक ड्राइवर कोई ब्रेक नहीं मारेगा। 0.5 सेकंड तक कार की वेलोसिटी सेम रहेगी। वो सोच ही नहीं पाया कि मुझे करना क्या है। समझ रहे हो बात को? ड्राइवर सोच ही नहीं पाया कि मुझे करना क्या है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। तो जब भी उसने कुत्ते को देखा, उसके 0.5 सेकंड तक कार का कोई रिटार्डेशन नहीं होगा। उसके बाद वो जोर से ब्रेक मारेगा और फिर कार स्लो डाउन होगी। तो यहां पर लेट्स से t = 0 पर उसने, ड्राइवर ने किसको देखा? डॉग को। डॉग कैसे बनाऊंगा? ओके, तो ये बन गया डॉग और इसने इसको देख लिया तो t = 0.5 सेकेंड तक कुछ नहीं होगा। इसमें कार की वेलोसिटी सेम बनी रहेगी। समझ रहे हो या नहीं? उसके बाद यहां पर वो ब्रेक मारेगा।
ब्रेक मारेगा उसके बाद उसका रिटार्डेशन आएगा। एक्सेलरेशन कितना है? -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर वेलोसिटी कम होना शुरू होगी और भगवान जाने ये बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब अगर इससे पहले वेलोसिटी 0 हो गई तो बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि ड्राइवर को कितनी देर, कितनी डिस्टेंस टोटल चलेगी कार बिफोर स्टॉपिंग। अगर कुत्ता उस डिस्टेंस के पास हुआ तो मर गया और दूर हुआ तो बच गया। हाँ, वो बात अलग है कुत्ते का रिएक्शन टाइम कितना ज़्यादा है। वो जंप करके भाग गया तो भाग गया। वो इसीलिए वो क्वेश्चन में नहीं पूछा मैंने। क्वेश्चन में मैंने पूछा है कितनी देर में वो कार स्टॉप कर। कुछ लोग ऐसे भी होते थे क्लास में जब मैं बैच पे लेता था कि सर वो कुत्ते का रिएक्शन टाइम कितना है, पता वो बचेगा कि नहीं बचेगा। हो सकता है वो कार के ऊपर जंप कर जाए। अरे भाई मेरे, बात ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है। रिएक्शन टाइम का मतलब है कि इतनी देर तक कुछ नहीं होगा और उसके बाद वो ब्रेक मार देगा। ठीक है, तो ए से बी और बी से सी। तो जो चीज तुम्हें यहां सीखनी है वो ये कि जब ए से बी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सोचना है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। कार पहले कितने से चल रही थी? 40 मीटर पर सेकेंड से। तो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ए से बी तक कोई एक्सेलरेशन नहीं। टाइम ए से बी तक का 0.5 सेकेंड। ओके, और फिर हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ut यानी 40 इंटू कितना? 0.5 प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन 0 है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी के लिए तुम्हें याद दिलाने के लिए हाफ 0 इंटू 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन बच्चों याद रखना ये लिखना नहीं होता है। 0 ही है तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना। 0 का मल्टीप्लाई होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद तो उसने ब्रेक मारी। तो 20 मीटर के अंदर अगर कोई कूदा तो वो तो बच ही नहीं सकता किसी हालत में, ब्रेक भी नहीं मारेगा वो। ठीक है, उसके बाद B से C जाना है। तो B से C जाते टाइम क्या होगा भाई? B से C जाते टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अब A से B तक तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो B पर भी उतनी वेलोसिटी होगी जितनी A पर थी, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अब है -8। टाइम पता नहीं, पर क्या पता है अगर यहां पर जाके इसको कार रोकनी है तो फाइनल वेलोसिटी इसको 0 करनी पड़ेगी कि नहीं? रोकेगी तभी तो मानेंगे कि रुक गई। वेलोसिटी फाइनल 0। तो दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? पहले v इक्वल टू यू प्लस AT में v पता है, u पता है, a पता है, तो टाइम निकालो। और फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में u पता है, a पता है, टाइम ऊपर से पता कर लेंगे तो वो भी डाल दो और फिर s निकल जाएगा। या फिर तुम होशियारी करो, थर्ड इक्वेशन लिखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v पता है, u पता है, a पता है, डायरेक्टली s कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 बार करो, उससे अच्छा सीधे थर्ड इक्वेशन से करो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -8 इंटू एस। तो ये बच्चों आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1600 माइनस 16s। तो s की वैल्यू आ जाएगी 1600, 16s की वैल्यू 1600 और s की वैल्यू आ गई 100 मीटर। तो B से C तक इसका डिस्प्लेसमेंट फर्दर कितना हुआ? ये पार्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर, इसमें उसने कार स्लो डाउन नहीं की। ये पार्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर, इसमें उसने कार स्लो डाउन करी और कुत्ते को बचाया कुत्ते को बचाया। तो ओवरऑल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कार का? 120 मीटर। अगर कुत्ता 120 मीटर से दूर है तो बच जाएगा, नहीं तो निपट जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इस बार हमने ब्रेकिंग भी यूज करी, इसको फटाफट नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। ठीक है, एक बहुत ही फेमस केस होता है चोर पुलिस वाला, कि चोर की इतनी वेलोसिटी है, पुलिस की इतनी वेलोसिटी है, पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा।
तो उस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, जो तो क्वेश्चन थोड़ा भी परेशान करने वाला है उसको अगर हम दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर लें तो उसका डर निकल जाता है। ठीक है, पूरी तरह उसका डर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो और थोड़ा सा समझ भी आएगा, थोड़ा दिमाग भी खुलेगा इससे। ठीक है, एक पुलिस एक चोर, तो चोर को हम दे देते हैं कि भाई ये तो भाग रहा है। ठीक है, बढ़िया चोर। ठीक है, थीफ, THIEF, थीफ इज रनिंग अवे। थीफ तो भाग रहा है विद द इनिशियल स्पीड u1 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 0। तो थीफ उसैन बोल्ट है। एक्चुअली उसैन बोल्ट से भी डबल स्पीड दिया मैंने। हम फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं, किसी को कुछ भी वेलोसिटी दे देते उठा के। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है थीफ। ठीक है, और साइबोर्ग है, पूरा इंसान नहीं हो सकता है। और यहाँ पर पीछे पुलिस वाला आराम से बैठा है कार में। बोले सर एम्बुलेंस बना दिया आप, समझ लो यार। ठीक है, अभी भी एम्बुलेंस है। ठीक है, एनीवे पुलिसमैन रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता। जीतेगा कौन? जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो पुलिस वाले के पास है एक्सेलरेशन। ठीक है, कहां लिखूं? एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये इसको कितनी देर में पकड़ेगा, और जब ये शुरू हुआ मोशन तो इनके बीच का गैप है। अच्छा आंसर लाने के लिए जरा सॉल्व करना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन, तो नहीं कर पाया मैं कैलकुलेशन। चलो इसको 100 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अंडर प्रेशर कैलकुलेशन नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 100 मीटर डिस्टेंस है। अब पूछ लिया कि कितनी देर में पकड़ेगा ये इसको। चलो इस बहाने क्वाड्रेटिक की भी बात हो जाएगी। तो बच्चों, तुमको मुझे ये बताना है कि तुम इसमें क्या दिमाग लगाओगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट लगाओगे। मान लो पुलिस वाले ने इसको यहाँ पर कहीं पकड़ा, मतलब यहाँ पर जब थीफ पहुँचा, जिस मोमेंट पे थीफ यहाँ पहुँचा, पुलिस वाले की गाड़ी भी उसी मोमेंट पे यहाँ पहुँची। जब दोनों एक जगह पहुँच जाएंगे तो वो उसको पकड़ लेगा। तो ऐसे में थीफ ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ। और पुलिस वाले ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस। तो हमें क्या रिलेशन मिलता है इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट में? पहले बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इन दोनों में किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? तो तुम्हें देखो सर, आंखें खोल के देखो, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस ज्यादा है। तो दूसरा सवाल कि पुलिस का डिस्प्लेसमेंट थीफ से कितना ज्यादा है? बोले सर पुलिस वाले ने ये पूरी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करी। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ प्लस 100। पुलिस वाले का डिस्प्लेसमेंट थीफ से 100 मीटर जब ज्यादा हो जाएगा तो वो थीफ को पकड़ लेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन क्या लिख सकते हैं हम? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पुलिस के लिए 2 U2 और A2 यूज कर रहा हूं वैल्यूज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। थीफ के लिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस 100। वैल्यूज पुट करते हैं। इसका पुलिस वाले का इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 इंटू T स्क्वायर। थीफ की वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन 0। बच्चों, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, पर दोनों सेम दुनिया में रहते हैं। टाइम दोनों को सेम ही होगा, समझ रहे हो? दोनों को टाइम सेम ही मिला होगा। जितने सेकंड ये दौड़ेगा उसके बाद उतने ही सेकंड पुलिस वाला दौड़ेगा।
समझ में आया? ठीक है, ऐसा नहीं कि थीव किसी और दुनिया में 15 सेकंड दौड़ गया और पुलिस वाला भी 10 सेकंड ही दौड़ा है। जब मोशन शुरू हुआ और जब इसने इसको पकड़ा, उसके बीच का टाइम, कितनी भी घड़ियां रख लो, सब में बराबर टाइम ही गुजरेगा। समझ में आ रही है बात? तो टाइम जो है वो दोनों का सेम रहेगा, +100। तो ये बच्चों में बोल रहा था क्वाड्रेटिक बन जाएगी t² = 20t + 100। तो t² - 20t - 100 = 0। तो अगर कभी क्वाड्रेटिक बन जाए तो क्या करना होता है? या तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है, और अगर ब्रेक नहीं होता तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद कर लो, -b ± √b² - 4ac divided by 2a। तो वी कैन पुट द वैल्यूज हियर। माइनस ऑफ b कितना होता है? ये वाला टर्म b होता है, ये वाला a होता है, ये वाला c होता है, a b c। ओके, तो माइनस ऑफ -20 ± √b²। -20 का स्क्वायर करो या 20 का स्क्वायर करो, वो +400 ही आएगा। -4 × 1 × c इज -100। सॉरी बच्चों, थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है, आप ठीक से समझ लेना। ओके, नीचे मत लिख देना, वो जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है। इक्वल टू 20 ± 800 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों 800 का रूट 20 से बड़ा आएगा। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। 800 को हम लिख सकते हैं 20√2, क्योंकि ये 400 × 2 है, 400 बाहर आ गया, 20/2। तो ध्यान से सुनो, 2 से दोनों को कट कर दिया, 10 ± 10√2। टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती, तो आंसर विल बी 10 + 10√2। तरीके से लिखें तो 10 1 + √2 सेकेंड बाद ये पुलिस वाला इस थीव को पकड़ लेगा। तो मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई। एक तो डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन देखना सीखो, ठीक है, ये काम का है, ये स्किल ज़्यादा काम का है एज़ कम्पेयर टू ये क्वेश्चन। हमेशा स्किल ज़्यादा काम के होते हैं। और दूसरा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखो, नहीं तो रिवाइज करो। मैंने अभी तक क्वाड्रेटिक पे कोई वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। कभी 10th की मैथ्स रिवाइज करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना याद है, बाकी थ्योरी तो याद नहीं है मुझे। एनीवे, क्वाड्रेटिक को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। आप यूट्यूब पे सर्च मारो, 500 रिजल्ट आ जाएंगे, किसी से भी देख लो और क्वाड्रेटिक पढ़ लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। इवन नीट के जो बच्चे हैं जो 10th क्लास में मैथ से भाग के इधर आए हैं, वो फिजिक्स के चक्कर में उनको क्वाड्रेटिक सीखनी है। ओके, मुझे टाइम मिला तो मैं क्वाड्रेटिक पे कोई वीडियो बनाऊंगा, पर आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। हमने मोशन इन 1 डायमेंशन क्या इक्वेशन ऑफ मोशन वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड, ठीक है, और दूसरे आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ड, ठीक है, और एक और तीसरे आते हैं ग्राफ बेस्ड। तो वो दोनों अभी रह गए हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।